नमस्कार, 99 न्यूज के इस खास कार्यक्रम खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं मंजुषा भारद्वाज बिहार, झारखंड समेत देश दुनिया की तमाम खबरों से आपको रूबरू कराऊंगी, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। बिहार में नहीं थम रहा पुल गिरने का सिलसिला। भागलपुर में तीसरी बार गिरा निर्माणाधीन पुल का एक हिस्सा नदी में समाया। जमशेदपुर में सरयू राय के खिलाफ नजर आया छत्तीसगढ़िया समाज की महिलाओं का गुस्सा। विधायक की कार को रोककर की नारेबाजी। सरयू राय ने कहा पॉलिटिकल स्टंटबाजी। केशव महतो कमलेश को झारखंड कांग्रेस की कमान। चुनाव से पहले राजेश ठाकुर की हुई छुट्टी। रामेश्वर उरांव बने कांग्रेस विधायक दल के नेता। चौकीदार हत्याकांड में आरोपी के समुदाय पर अब सियासत। चौकीदार चौहान हेम्ब्रम के परिजनों से मिले हिमंता बिस्वा शर्मा और बाबूलाल मरांडी। सरकार पर खास समुदाय के आरोपी को बचाने का लगाया आरोप। कोलकाता रेप मर्डर मामले में फूट पड़ा डॉक्टर्स का गुस्सा। बिहार, झारखंड समेत देश भर में सरकारी के साथ साथ प्राइवेट अस्पतालों में हड़ताल। अस्पताल में मरीजों की दिखी बेबसी। बुलेटिन की शुरुआत सबसे पहले बिहार में गिरते पुल से करते हैं। बिहार में पुल गिरने का सिलसिला थम नहीं रहा है। पुल गिरने की कड़ी इस बार भागलपुर से जुड़ी है, जहां गंगा नदी पर बन रहा निर्माणाधीन पुल गिर गया। हैरानी की बात यह है कि तीसरी बार भागलपुर में गंगा नदी पर बना पुल गिरा है, लेकिन कार्रवाई अब तक कागजों पर ही हो रही है। भागलपुर की तरफ से 9 से 10 नंबर के बीच का पुल का हिस्सा गंगा में समा गया। 2015 में एसपी सिंगला कंस्ट्रक्शन कंपनी की ओर से पुल का निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया था। 9 साल में ये पुल बनकर तैयार तो नहीं हुआ, लेकिन 3 बार तैयार होने से पहले गिर जरूर गया। यह पुल खगड़िया और भागलपुर जिलों को जोड़ने के लिए बनाया जा रहा है। यह तीसरी बार है जब अगवानी सुल्तानगंज 4 लेन पुल गिर गया है। सबसे पहले बार 30 अप्रैल 2022 की रात को हवा के झोंके से पिलर संख्या 5 गिर गया था। उसके बाद 4 मई 2023 को अगवानी की तरफ से पिलर संख्या 9, 10, 11 और 12 का सुपर स्ट्रक्चर गिर गया और गंगा में समा गया था। भागलपुर की तरफ से 9 और 10 नंबर के बीच का हिस्सा गंगा नदी में समा गया। पिलर पर बना स्लैब लोहा समेत गंगा नदी में समा गया। लगातार तीसरी बार पुल हादसे से हड़कंप मचा हुआ है। इस महासेतु का निर्माण एसपी सिंगला कंपनी द्वारा किया जा रहा है। पहले की जांच अभी तक जारी है। लोगों ने कहा कि गंगा में आई बाढ़ और तेज बहाव के कारण पिलर संख्या 9 के ऊपर सुपर स्ट्रक्चर का कुछ हिस्सा शेष बच गया था, जो अचानक ढहकर पानी में समा गया। इधर बेगूसराय में पुल गिरने के मामले को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। निर्माण के दौरान 3 बार पुल गिरने को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सवाल उठाए हैं। देखिए, ये पुल 30 अप्रैल 2022 को गिरा था। उसके पहले भी आईआईटी रुड़की से इसकी जांच कराई गई थी। इसके सुपर स्ट्रक्चर फाउंडेशन के डिजाइन में गड़बड़ी था। किसी ने पीआईएल कर करके संवेदक को कहीं ना कहीं निर्देश मिला कि आप इसको हटा करके नए ढंग से अपने खर्च पर पुल बनाइए। संवेदक की संवेदनशीलता दिखाई नहीं पड़ी है। हमको इसको लेकर के बैठक भी किए हैं, 2 बार बैठक हुई। माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश के आलोक में हमारी हाथें बंधी हुई रही। माननीय उच्च न्यायालय को हम जरूर अवगत कराएंगे। इनके लापरवाही, गैर जिम्मेदारी, संवेदनहीनता जनता सफर कर रही है। सरकार की बदनामी हो रही है। विभाग पर भी प्रश्न चिन्ह लग रहा है। और ये लोग जो ईपीसी मूड पर काम करते हैं, ये नए टेक्निक निकालने वाले जो लोग हैं, इसकी मॉनिटरिंग हमने विभाग स्तर पर बैठक करके कहा है कि ईपीसी मूड में डिजाइन करने वाले अपने मैक्सिमम इकोनॉमिकल प्रॉफिट के लिए करते हैं और ऐसे लोगों के डिजाइन पर हम आंख मूंद के भरोसा नहीं कर सकते हैं। इसकी जांच उच्च स्तरीय अपने विभागीय मॉनिटरिंग के माध्यम से कराना हमने निर्देशित भी विभाग को कर दिया है। और विभाग गंभीरता के साथ ऐसे लोगों का जो बड़े बड़े
बैनर के तले अपने को सुरक्षित कर लेते हैं, वैसे लोग नहीं बचेंगे। विभाग पूरी तरह से नजर रख रही है, मॉनिटरिंग कर रहा है। और जहां पहले ये घटना घटित हुआ है, अगर जो पहले एक्शन लिया गया होता तो इस तरह की घटना घटित नहीं होता, लेकिन आगे हम लोग इसको गंभीरता से ले रहे हैं। देखिए अभी हमको जानकारी जो है वो मिली है कुछ देर पहले, और ये लगभग जो है तीसरी बार जो है ये गिरा। पहली बार जब गिरा था तो ये निर्णय हुआ था कि टोटली बनाया था, कोर्ट का मसला था। कोर्ट में ये मामला जाने के बाद ये तय हुआ कि जो कंपनी है वो अपने खर्च पे ही जो है पूरा जो है ये दोबारा बनाएगी। अगर ये तीसरी बार ये गिरा है कहीं से जो है का हर एक चीज जो है कमेटी बनी हुई है जांच के लिए। जब हम बने हुए थे समय कमेटी हम लोगों ने बनाया था, और उस कमेटी के आधार पे जो रिपोर्ट आने थे उस हिसाब से एक्शन लेना था। अब देखना पड़ेगा कि उस कमेटी का क्या रिपोर्ट है, क्योंकि उसके बाद तो हमारी सत्ता चली गई, हम रहे नहीं। जो कमेटी का जो रिपोर्ट है जब तक वो देख नहीं लेते तब तक इस पे जो है कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन फिर भी आप देखिएगा, चाहे पुल हो, पुलिया हो या मेगा पुल, लगातार नीतीश कुमार जी के राज में जो है ये गिरता रहा है। एक आध मामला नहीं है, लगातार ऐसे मामले आ रहे हैं। तो अगर जो भी दोषी है, तो साफ तौर पे कहते हैं जो भी दोषी है उसको सख्त से सख्त जो है कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन इसमें वो रिपोर्ट जो है वो महत्वपूर्ण रिपोर्ट है। पहली बार भी गिरा था तो एक रिपोर्ट बनी थी, दूसरी बार जब हमारे समय में ये फैसला हुआ था कि उसकी रिव्यू मीटिंग भी हमने ली थी, और ये निर्णय हुआ था कि तोड़वा करके फिर से जो है इसका डिजाइन वगैरह का हम लोग करेंगे। तो ये कर रहे थे, लेकिन कोर्ट में मामला चला गया था। लेकिन कोर्ट का जो निर्णय था सबने उसको पालन किया। बार गिरा है। अब ऐसा लग रहा है कि ये पता नहीं पुल जो है कब तक बनेगा। ये अब किसी को जो है विश्वास नहीं होता कि ये पुल बनेगा भी कि नहीं बनेगा। तो इसके जो भी डिजाइनिंग स्ट्रक्चर, जो भी फॉल्ट है उस रिपोर्ट में आएगा। हम लोग भी जो है सरकार के अधीन मंत्री के पास, हो सकता है कि हम तो हट गए, हो सकता है रिपोर्ट आया होगा, लेकिन हमारे जहाँ तक जानकारी में हमको नहीं लगता कि जो मंत्री बने हैं वो अभी तक इस पुल को लेकर कोई समीक्षा बैठक भी की है कि नहीं की। एक सवाल, अगर की है तो इसकी जानकारी जो है वो बताना। बेगूसराय में पुल गिरने के मामले को लेकर जेडीयू विधायक ने अपने ही सरकार पर मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार की वजह से बिहार में पुलिया गिर रहे हैं। ये तो बहुत दुखद घटना है। ये तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार भी गिर सकती है। बिहार में पुल गिरने का जो सिलसिला चालू है, तो ये कब थमेगा इसका कहना मतलब कोई लाजमी नहीं है कि कोई ना कोई डेट बता सकता है कि कब रुकेगा। मैं पहले भी आवाज़ उठा चुका हूँ, ये पुल भ्रष्टाचार में लिप्त है और इसमें बहुत अधिकारी भी लिप्त हैं। साथ साथ रॉडिक कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड हैं, राजकुमार सिंह हैं, वो सब भी इसमें लिप्त हैं, क्योंकि उनको सुपरविज़न के लिए दिया गया था और वो इसमें ढंग से काम नहीं कर रहे थे, पैसा वसूली का काम कर रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग में भी रॉडिक कंसल्टेंट हर जगह है। बिहार में पुलिया पॉलिटिक्स पर मच रहे बवाल के बीच कटिहार से फिर एक ऐसे पुल की कहानी सामने आई है जो निर्माण के 3 साल बाद भी अप्रोच पथ पर नहीं जुड़ सका है। अब कदवा प्रखंड के भोगांव पंचायत में करोड़ों की राशि खर्च कर बनाए गए इस पुल की उपयोगिता पर ही सवाल उठने लगे हैं। कि हम लोग जब प्रपोजल डालते हैं, किसी भी पुल का प्रपोजल जब डालते हैं तो उसके साथ अप्रोच रोड बनाते हैं। जितने भी, चाहे प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना हो, मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना हो, नाबार्ड के द्वारा हो, सब में पुल के जहाँ पे चढ़ते हैं और उतरते हैं दोनों तरफ में वो एक बहुत ही बड़ा, हम कई बार जाते हैं वहाँ, हम देखते भी हैं। हम लोगों ने विभाग को कहा है कि सड़क निर्माण के बिना पुल का कोई मतलब नहीं बनता है। तो हाँ, अप्रोच हो रहा है, नहीं हो रहा। कई जगह तो पुल बन गया और अप्रोच बहुत कमज़ोर बना है।
उनको अभी वो मैटर आया था और हम लोगों ने इसे निर्देश दिया है कि अविलंब जैसे ही पानी घटता है अप्रोच बनाया जाएगा और संवेदक के पैसे में अगर वो बढ़ोतरी होता है तो उसे रोका जाएगा, उसको टाइम एक्सटेंशन नहीं मिलेगा, उसी पैसे में उसे काम करना पड़ेगा। ये हमने निर्देश दिया और मुझे लगता है पानी खत्म होते ही अप्रोच बन जाए। कैसे बनेगा? वो आती पाती है तो प्राइवेट तो कैसे बनेगा? प्राइवेट जमीन है। हाँ, दोनों साइड से। ये बघेला कॉलोनी के बीच में ये पुल, मतलब ये क्या, ये नदी के बीचों बीच बना हुआ है। जमशेदपुर में विधायक सरयू राय के खिलाफ महिलाओं का आक्रोश नजर आया। जमशेदपुर पूर्वी से विधायक सरयू राय कार्यक्रम कर लौट रहे थे। इसी बीच छत्तीसगढ़िया समाज की सैकड़ों महिलाएं विधायक की कार के आगे जाकर खड़ी हो गई और कार को रोककर विधायक का जमकर विरोध किया। वहीं महिलाओं के आक्रोश को विधायक सरयू राय ने पॉलिटिकल स्टंटबाजी करार दिया है। नहीं, मैं वहाँ अपने क्षेत्र की योजनाओं के शिलान्यास के लिए गया था। शिलान्यास के बाद जेएनएससी के जो उपनगर आयुक्त हैं उनके कमरे में बैठकर योजनाओं के क्रियान्वयन के बारे में बात किया। उसके बाद मैं बाहर निकला, देखा बड़ी 100 के आसपास पुरुष महिला सबकी भीड़। मैं गाड़ी में बैठा, उन्होंने गाड़ी रोक दिया। मैंने नीचे उतरा तो उन्होंने कहा कि आपसे बात कर। हमने कहा भैया हमसे बात करनी है तो आप मेरे कार्यालय में आ जाइए, मेरे निवास पर आ जाइए। आप आए हैं जेएनएससी के यहाँ डेलीगेशन लेकर, आप उनसे बात करिए। उन्हें कुछ हुज्जत किया और मुझे लगता है कुछ अपमानित करने का प्रयास किया। तो मैंने सबकी उपेक्षा करके भीड़ को चीरते हुए मैं बाहर निकल आया और मेरा यही कहना है कि कोई भी समस्या है उसका समाधान दबाव में नहीं होता है, संवाद से होता है। रांची पहुंचे बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जफर इस्लाम ने कोलकाता रेप मर्डर पर अपनी संवेदना जताते हुए पश्चिम बंगाल की सरकार पर सवाल उठाए हैं। रांची बीजेपी कार्यालय में पीसी कर जफर इमाम ने बंगाल सरकार पर दोषियों को बचाने के लिए हॉस्पिटल से सबूत मिटाने और प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर मारपीट का आरोप लगाया है। बिहार में एंटी पेपर लीक कानून लागू होने के बाद पहली बार बिहार में सिपाही भर्ती परीक्षा विभिन्न चरणों में हो रही है। साथ ही परीक्षा में गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है। इस कड़ी में पटना पुलिस ने जिन संदिग्धों को गिरफ्तार किया था उनसे पूछताछ के बाद सॉल्वर गैंग के तार सुपौल से जुड़े हैं। सिपाही भर्ती के कोतवाली थाने की पुलिस ने सुपौल और करजाइन से वन अधिकारी विजय रजक को गिरफ्तार किया है। पटना में गिरफ्तार गैंग से पूछताछ के आधार पर पटना पुलिस ने सुपौल से वन अधिकारी को गिरफ्तार किया है। आरोपी विजय रजक मधेपुरा जिला के वन विभाग में फॉरेस्टर पद पर फिलहाल कार्यरत है। 1 महीने पहले मधेपुरा में ट्रांसफर कराया गया था। इसके पहले वह बांका जिला में ड्यूटी पर तैनात थे। गिरफ्तारी के बाद कोतवाली थाना की पुलिस वन अधिकारी विजय रजक को अपने साथ पटना ले गई है। इधर गिरफ्तारी के साथ पटना पुलिस की टीम ने आरोपी के अलग अलग ठिकानों से अहम कागजात भी जब्त किए हैं। किस मामले में गिरफ्तारी हुई आपकी? देखिए, हम कल 6 बजे ड्यूटी से घर लौट रहे थे। फॉर्म था और हमको 10-11 बजे के बीच में ला लिया। इसके बारे में अभी हमको जानकारी नहीं है कि किस मामले में कहा जा रहा है कि बिहार पुलिस सेटिंग गेटिंग के मामले में आपको लिया। क्या नाम है आप? मेरा नाम विजय कुमार। किस पद पे आप कार्यरत हैं? वन परिषद पदाधिकारी। बिहार में राशन डीलरों की मनमानी के खिलाफ कई बार लोगों का गुस्सा नजर आता है। इस बार आरोप लगते हैं कि राशन डीलर समय पर राशन नहीं देते, कम राशन देते हैं या फिर देते ही नहीं है। अब सब आरोपों के ऊपर जमुई से पुलिस ने जो कार्रवाई की है उसमें ग्रामीणों के गुस्से को और मजबूती मिलती है। जमुई की पुलिस ने मलयपुर से 9 लाख रुपए से ज्यादा के पीडीएस राशन जब्त किए हैं। ये राशन चोरी छिपे भेजे जा रहे थे, लेकिन अनाज कहीं और खपाने से पहले पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इसे थाने ले आई है। जमुई के मलयपुर थाना क्षेत्र में सरकारी अनाज से भरा एक 24 चक्के को पकड़ा गया है। दरअसल जमुई पुलिस को ट्रक में लदे 2 अलग अलग नंबर प्लेट होने पर पहले ही आशंका हुई। ट्रक के आगे झारखंड और बिहार के नंबर प्लेट लगे हुए थे। पुलिस को चकवा देने के लिए राशन माफिया ने यह तरीका अपनाया था। संदिग्ध ट्रक की जमुई पुलिस ने जब जांच की तो 14 चक्का ये ट्रक अनाजों से भरा पड़ा था। जमुई पुलिस द्वारा जिला प्रशासन के संबंधित जो प्राधिकार हैं, विपणन विभाग जो देखते हैं, उनको सूचना दी गई थी चावल की जांच के लिए।
और उनसे आज प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है और हम लोगों ने भारतीय जो न्याय संहिता है उसके अलावा आवश्यक वस्तु अधिनियम है, उन दोनों अधिनियमों के तहत हम लोगों ने प्राथमिकी दर्ज की है और आगे अनुसंधान प्रारंभ किया गया है। कितने मूल्य गुनाह तो पब्लिक ही कर रही है, पब्लिक को मिल रही है, वो लोग बेच दे रहे हैं, इस खाना नहीं चाह रहे हैं, जो भी कारण हो इसका, उनका पर्सनल चीज़ होगा वो। तो आगे क्या कार्रवाई होगी? आगे हम तो एफआईआर के लिए दे रहे हैं, अब यही एफआईआर होगा। जमुई ज़िले के मलयपुर थाना की पुलिस ने पीडीएस चावल, जिसको काला बाजारी कर ले जाया जा रहा था, उसको एक ट्रक में बरामद किया है। बताया जाता है कि इस ट्रक में 610 बोरा जो है पीडीएस का चावल है और इसकी अनुमानित कीमत लगभग 9 लाख बताई जा रही है। आप देख सकते हैं जो है चावल को ले जाने के दौरान जो है ट्रक का नंबर भी बदला गया था। आप इसमें देख सकते हैं कि आंखों में धूल झोंकने के लिए नीचे जो है बिहार नंबर की एक नंबर प्लेट लगी हुई है, उसके ऊपर आप देख सकते हैं झारखंड की जो है नंबर प्लेट लगा हुआ है। तो कहीं ना कहीं एक तरह से जो है पुलिस को या फिर विभाग को आंखों में धूल झोंकने के लिए इस तरह से जो है नंबर को बदल करके जो चावल की कालाबाजारी की जा रही थी, लेकिन मलय पुलिस ने सतर्कता दिखाते हुए उक्त चावल को जब्त कर लिया है। और इस मामले में जो है बरहट जो प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी हैं उनके द्वारा मलयपुर थाना में एफआईआर दर्ज कराया गया है। हालांकि इस दौरान जो है अभी तक मालूम नहीं चल सका है कि किसका चावल है, लेकिन सूत्र बताते हैं कि यह चावल रतनपुर जो गिद्धौर थाना क्षेत्र से है लखीसराय के लिए जा रहा था। जमुई से 99 न्यूज़ के लिए कुमार नेहरू की रिपोर्ट। झारखंड में विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश कांग्रेस के संगठन में फेरबदल की गई है। कांग्रेस आलाकमान ने राजेश ठाकुर की जगह अब केशव महतो कमलेश को झारखंड कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया है। कांग्रेस ने इसे लेकर लेटर भी जारी किया है। 2021 में राजेश ठाकुर को झारखंड कांग्रेस की कमान सौंपी गई थी। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने केशव महतो कमलेश को झारखंड कांग्रेस की अध्यक्ष बनाने का लेटर जारी किया है। लेटर में राजेश ठाकुर के कार्यकाल की तारीफ भी की गई है। केसी वेणुगोपाल की तरफ से जारी लेटर में राजेश्वर उरांव को झारखंड कांग्रेस विधायक दल का नेता नियुक्त करने का भी आदेश जारी किया गया है। झारखंड में बीजेपी के चुनाव सह प्रभारी और असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा गिरिडीह के बेंगाबाद पहुंचे। हिमंता बिस्वा शर्मा के साथ झारखंड बीजेपी के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी भी बेंगाबाद पहुंचे। यहां बीजेपी नेताओं ने चौकीदार चौहान हेम्ब्रम के परिजनों से मुलाकात की, उनके परिजनों को ढांढस बंधाया। चौकीदार चौहान हेम्ब्रम की हजारीबाग में कैदी वार्ड में एक कैदी ने हत्या कर दी थी। अब इस मामले ने सियासी तूल पकड़ लिया है। चौकीदार चौहान हेम्ब्रम के परिजनों से मुलाकात के बाद हिमंता बिस्वा शर्मा ने झारखंड सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा है कि इतने कुख्यात कैदी के साथ ड्यूटी में कैसे सिर्फ एक चौकीदार को लगाया गया था। राज्य सरकार की जांच पर सवाल उठाते हुए हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा है कि 1 सप्ताह से ऊपर का वक्त बीत चुका है, लेकिन आरोपी कैदी अब तक गिरफ्त से बाहर है। हो चुका है, लेकिन जो फरार हो गया शाहिद अंसारी, अभी तक उनका गिरफ्तार नहीं हुआ है। वो अभी भी फरार है और प्रशासन में कोई ऐसा कदम नहीं उठाया है कि शाहिद अंसारी को दोबारा गिरफ्तार किया जाए। ये नोटोरियस है, कम से कम उनका साथ एक प्लेटून सिपाही होना चाहिए था। एक जब हॉस्पिटल में आते हैं, पहला तो उनका कोई बीमार ही नहीं था, बीमार का नाटक किया, फिर उनको गार्ड ड्यूटी देने के लिए खाली एक ही सिपाही को रखा। 8 घंटा का बाद तो एक लोग तो 8 घंटा से ज़्यादा ड्यूटी नहीं कर सकते हैं, तो उनका एक सब इंस्पेक्टर होना पड़ेगा, एक प्लेटून सिपाही होना पड़ेगा। और जब ये पूरा एकदम सातिल अपराधी है, उनका कोई मतलब बैकग्राउंड ऐसा नहीं है कि वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। ये तो एक चौहान हेम्ब्रम को अधिकारियों का गलती के लिए उनका कातिल हुआ। इधर बीजेपी नेता और झारखंड में नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी ने भी चौकीदार हत्याकांड को लेकर सरकार पर सवाल उठाए हैं। अमर बावरी ने कहा है कि आदिवासी समाज के चौकीदार के मर्डर के आरोपी खास समुदाय से हैं, लिहाजा झारखंड सरकार के किसी भी मंत्री, नेता, विधायक और चौकीदार हेम्ब्रम के परिजनों से मिलने की जहमत नहीं उठाई। आज इतने दिनों के बाद भी उनका कोई आरोपी या जो हत्यारा है वो पकड़ा, पुलिस की गिरफ्त से बाहर है।
किसी ने भी एक शब्द संवेदना के नहीं कहे हैं। वो गांडी विधानसभा क्षेत्र है जहां माननीय मुख्यमंत्री जी की धर्मपत्नी मैडम कल्पना सोरेन जी विधायक हैं, अभी जीती हैं। एक आदिवासी परिवार का आदिवासी सहारा इतने क्रूरतापूर्वक हत्या कर जाने के बाद भी एक शब्द संवेदना के उनके मुंह से नहीं निकले। बांग्लादेशी घुसपैठ से डेमोग्राफी चेंज का मुद्दा झारखंड में गरमाया हुआ है। बीजेपी इसे लेकर झारखंड सरकार को घेर रही है तो सत्ता पक्ष से भी इसका जोरदार पलटवार हो रहा है। झारखंड सरकार में मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा कि बीजेपी के पास अब कोई मुद्दा बचा ही नहीं है, इसलिए झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा उठा रहे हैं। मंत्री ने कहा है कि बीजेपी नेताओं की इस तरह की बयानबाजी से युवा पीढ़ी पर गलत असर पड़ रहा है। यार हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, बांग्लादेशी घुसपैठिया के बारे में बात मत करो। ये बच्चे हैं, देखिए हजारों बच्चे हैं, क्या मन में क्या जाएगा। आए दिन टीवी देखता है, मोबाइल देखता है, सोशल मीडिया देखता है, ट्विटर देखता है, व्हाट्सएप, फेसबुक। आप कुछ जानना चाहिए। ये भोली भाली बच्चे हैं, हमारी बच्चे हैं, हमारे पढ़ने वाले बच्चे हैं। आपके बयान से इसको मन में कितना आघात पहुँचता है, चोट पहुँचता है। कहाँ बांग्लादेशी है बताइए, कहाँ यहाँ पर घुसपैठिया है बताइए। आप बेवजह आपके बयान से, भाजपा के बयान से हमारे बच्चों में गहरा गलत संदेश जा रहा है। झारखंड में आगामी चुनाव को देखते हुए बीजेपी ने घंटा बजाओ सरकार जगाओ कार्यक्रम चला रखा है। कार्यक्रम को लेकर पूर्व सांसद और बीजेपी नेता गीता कोड़ा ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। झारखंड सरकार को जगन्नाथपुर अनुमंडल अधिकारी के जरिए ज्ञापन देकर गीता कोड़ा ने क्षेत्र का मुद्दा उठाया है। घंटा बजाओ सरकार जगाओ, जैसा आपको ये सही पता चल रहा है कि ये सरकार जो है गठबंधन की सरकार, झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस आरजेडी की सरकार, ये चिर निद्रा में सोई हुई है। इसे जनता से कोई मतलब नहीं है। 2019 में हेमंत सोरेन जी ने जनता से वादा किया था, कई लोगों से वादा किया कि हम सरकार में आएंगे तो हम युवकों के लिए करेंगे, महिलाओं के लिए करेंगे, किसानों के लिए करेंगे, लेकिन आज तक एक भी काम इन्होंने नहीं किया है। खबर अब आरजेडी सुप्रीमो से जुड़ी है। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव पटना से दिल्ली निकल गए हैं। लालू यादव के साथ उनकी पत्नी और बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी भी रवाना हुई है। खबर ये है कि लालू यादव दिल्ली से सिंगापुर के लिए रवाना हो गए। उनके साथ राबड़ी देवी भी सिंगापुर जाएंगी। सिंगापुर में लालू यादव अपना हेल्थ चेकअप करवाएंगे। लालू यादव का सिंगापुर में ही किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था। सर्जरी के बाद लालू यादव चेकअप के लिए फिर सिंगापुर निकल रहे हैं। हालांकि लालू यादव फिलहाल पूरी तरह से ठीक है। इधर पटना एयरपोर्ट पर कोलकाता रेप मर्डर मामले पर जब उनसे सवाल पूछा गया तो बिना जवाब दिए ही लालू यादव निकल गए। कांग्रेस की झारखंड युवा मोर्चा की प्रदेश प्रभारी इशिता सेढ़ा अपने चुनावी दौरे के दौरान जमशेदपुर पहुंची। इशिता सेढ़ा का जमशेदपुर में युवा कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सत्यम सिंह के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। कांग्रेस की प्रदेश युवा मोर्चा के प्रभारी इशिता सेढ़ा ने झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव में यूथ कांग्रेस की सक्रिय भागीदारी पर चर्चा की। साथ ही साथ उन्होंने युवा कांग्रेस की ओर से हर घर खटखटाकर अभियान को और जोर शोर से चलाने का आह्वान किया। आप सकते हैं पदयात्रा कर कांग्रेस को पिता तुल्य नेता के रूप में माननीय खड़गे जी, बड़े भाई के रूप में श्रीनिवास जी और कृष्णा जी इनकी कमान संभालते हैं। जो युवा क्षेत्र में जनता की आवाज बनेगा, जनता हित की लड़ाई लड़ेगा और अपने क्षेत्र को एक संकुचित सोच से बाहर निकालने का जज्बा रखता होगा, उस क्षेत्र के उत्थान का जज्बा रखता होगा, बतौर प्रभारी मैं आपको जिम्मेदारी के साथ कहकर जा रही हूँ, उस युवाओं को टिकट देकर विधानसभा पहुँचाने की जिम्मेदारी युवा कांग्रेस की होगी। योग नगरी मुंगेर में बिहार पुलिस के एक जवान की गांव के लोगों ने शादी करवा दी। अपनी प्रेमिका से मिलने वो प्रेमिका के गांव पहुंचा था। मुलाकात के बीच ही गांव के लोगों ने दोनों को रंगे हाथों पकड़ लिया और मंदिर में जाकर शादी करवा दी। खगड़िया के परबत्ता के रहने वाले बिहार पुलिस के सिपाही शिवम कुमार का पिछले 6 महीने से प्रसंडो गांव की रहने वाली निधि कुमारी से प्रेम प्रसंग चल रहा था। दोनों अक्सर मिलते रहते थे, लेकिन इस बार गांव वालों को इनके मिलने जुलने की खबर लग गई। गांव के लोगों ने इस बार दोनों को रंगे हाथों पकड़ लिया। दोनों की रजामंदी होने पर खड़गपुर थाना परिसर स्थित शिव मंदिर में दोनों पक्षों के परिजनों को बुलाकर शादी करवा दी गई।
आप लोगों को कितने दिन से प्रेम था या क्या था बताइए? 6 मंथ से बात करते थे जी। बोलो। अपने मर्जी से शादी किए हैं, खुशी से शादी किए हैं। कहाँ घर है आप लोग? आपका घर कहाँ घर है आपका? मेरा घर हुआ खगड़िया। कितने दिनों से जानते थे? कौन है, मीडिया वाले हैं क्या? जी। यार चढ़ाए थे यूट्यूब पर, नहीं चढ़े थे अपने लोग के, सब कोई दिक्कत नहीं कुछ कहीं नहीं है। आदर्श विभाग की है। बस आदर्श। आप बीएमपी में हैं क्या? हम डिस्ट्रिक्ट पुलिस है, समस्तीपुर में पोस्टेड है। बिहार में शराबबंदी लागू है और शराबबंदी पूरे राज्य में सशक्त तरीके से लागू करवाने की जिम्मेदारी बिहार पुलिस पर है। लेकिन बक्सर से जो खबर आई है उसमें शराबबंदी मामले में खुद बिहार के उत्पाद अधीक्षक आरोपों के घेरे में है। उत्पाद अधीक्षक दिलीप कुमार पाठक पर शराब तस्करी में शामिल होने का आरोप लग रहा है। उत्पाद अधीक्षक पर आरोप है कि शराबबंदी के बाद वह लगातार शराब तस्करों की मदद कर रहे थे। ये पूरा मामला तब उजागर हुआ जब शराब तस्करी के मामले में गिरफ्तार मुन्ना सिंह ने पूछताछ में उत्पाद अधीक्षक का जिक्र किया। आरोप लगा है कि उत्पाद अधीक्षक शराब के खेप को भेजने के एवज में मोटी रकम वसूलते थे। को एक कांड दर्ज कराया गया था। इसमें 3 गाड़ियां पकड़ी गई थी जिसमें शराब लोग थे और कुछ लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। इसमें 2 बाद के में कार्य करने वाले होमगार्ड के जवान भी थे और पूछताछ के क्रम में और भी एविडेंसेस हम लोग को मिला। उनके मोबाइल का अवलोकन किया गया तो उसमें भी एविडेंसेस आए। मुंगेर के साथ साथ बिहार के कई इलाकों में आर्म्स सप्लायर इन दिनों सक्रिय हो गए हैं। हथियार तस्करी के कई तरीके अपना रहे हैं, लेकिन हथियार तस्करों के तमाम तरीकों पर बिहार पुलिस जबरदस्त तरीके से वार भी कर रही है। इस बार इन आर्म्स सप्लायर्स पर सीतामढ़ी में कार्रवाई हुई है। तस्करी के हथियार के साथ इन तस्करों की गिरफ्तारी हुई है। सीतामढ़ी के महिंदबाड़ा पुलिस को दरअसल हथियार तस्करी की गुप्त सूचना मिली थी, जिसके बाद जिले की पुलिस ने ये कार्रवाई की है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक आर्म्स सप्लायर को गिरफ्तार किया है। सीतामढ़ी सदर डीएसपी रामकृष्ण ने पीसी कर इस मामले को ब्रीफ किया है। सदर डीएसपी रामकृष्ण ने बताया है कि महिंदबाड़ा थाना पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि आर्म्स तस्कर हथियार लेकर आ रहे हैं। इस दौरान पुलिस ने छापेमारी करते हुए आर्म्स सप्लायर को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार हथियार तस्कर के पास से 2 देसी कट्टा और 12 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। गिरफ्तार अपराधी की पहचान तुषार चंद मुकुंद के रूप में की गई है, जो मधुबनी जिले के घोघरडीहा गांव का रहने वाला है। अध्यक्ष महिंदवाड़ा को निर्देशित किया गया, जिन्होंने पुरलैया के समीप चेकिंग लगाकर उक्त व्यक्ति को पकड़ने का प्रयास किया और सफल भी रहे। पकड़ने के क्रम में उक्त व्यक्ति से एक बैग बरामद किया गया, जिसमें कि 2 देसी कट्टा एवं 12 जिंदा कारतूस भी बरामद किया गया। उनसे पूछने पर उनके द्वारा कुछ स्पष्ट बताया नहीं गया। अग्रिम पूछताछ एवं अनुसंधान में यह पता चला कि उक्त व्यक्ति जो है वो मधुबनी के घोघरडीहा के रहने वाले तुषार चंद मुकुंद हैं एवं वो जो है वो खुद से उनका आपराधिक इतिहास रहा है एवं वो हथियार के खरीद फरोख्त का भी काम करते हैं। सिमडेगा में कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने को लेकर जिले के एसपी खास फोकस बनाए हुए हैं। इसी कड़ी में एसपी सौरभ ने क्राइम गोष्ठी का आयोजन किया है। एसपी के निर्देश पर बुलाई गई इस मासिक क्राइम मीटिंग में जिले में क्राइम कंट्रोल को लेकर मंथन हुआ। सीसीटीवी कैमरे, पेट्रोलिंग समेत आने वाले त्योहार में दुरुस्त सुरक्षा पर एसपी ने कई अहम दिशा निर्देश भी जारी किए। देखिए, आज अपराध गोष्ठी का आयोजन किया गया था। अपराध गोष्ठी में मुख्य रूप से अपराध नियंत्रण, अनुसंधान, नियंत्रण, विधि व्यवस्था संधारण हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। अगर मैं अपराध नियंत्रण की बात करूं तो निश्चित रूप से हम लोग लगातार वैसे क्षेत्र जहां अपराध होने की संभावना रहती है, चाहे वो बैंक हो, ज्वेलरी शॉप हो, इन सभी पर लगातार पेट्रोलिंग के लिए संबंधित थाना प्रहरी को निर्देशित कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त लगातार सिमडेगा पुलिस सीसीटीवी अधिष्ठापन के लिए प्रयास कर रही है। लोकल लोगों के माध्यम से हम लोग सीसीटीवी अलग अलग जगहों पर अधिष्ठापित कर रहे हैं, जिससे कि अपराध पर अंकुश लगाया जा सके। इधर
कोलकाता रेप मर्डर मामले पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का भी बयान सामने आया है। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कोलकाता के आरजीकर कॉलेज की डॉक्टर के साथ हुई रेप की घटना पर दुख जताया है। मांझी ने कहा है कि यह घटना बहुत दुखद है, वहां की सरकार को एक्शन लेना चाहिए, लेकिन वहां की सरकार एक्शन नहीं ले पा रही है। केंद्र सरकार को ऐसे मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए। राज्य सरकार ऐसे मामले की जांच में फेल हो रही है। देखिए, कलकत्ता का जहाँ तक सवाल है और डॉक्टरों का जहाँ तक सवाल है, घटना हुई है वो दुखद है। वहाँ की सरकार को लेना चाहिए एक्शन, नहीं ले पा रही है वहाँ की सरकार। और कल दिल्ली में भी डॉक्टरों का बहुत बड़ा ये आंदोलन था, हम लोग देख चुके हैं। कहने का मतलब है कि अब केंद्र को हस्तक्षेप करने की आवश्यकता है ऐसे वारदातों में, नहीं तो राज्य सरकारें फेल एक तरह से हो रही है, खास करके बंगाल में। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर से रेप मर्डर की घटना के विरोध में रेजिडेंट डॉक्टर की हड़ताल 8वें दिन भी जारी है। अब इंडिया मेडिकल एसोसिएशन यानी IMA ने भी 24 घंटे के लिए बंद की घोषणा की है। 24 घंटे के दौरान सभी प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों में इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर सभी कामकाज बंद कर दिए गए हैं। हड़ताल की वजह से पूरे देश में स्वास्थ्य सेवाएं लड़खड़ा गई हैं। बिहार झारखंड में तो हाल और भी बुरा है। पटना के तमाम सरकारी और गैर सरकारी अस्पताल के साथ साथ झारखंड की राजधानी रांची समेत झारखंड के कई हिस्सों में स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा गई हैं। पटना रांची के साथ साथ मोतिहारी, मुंगेर, कटिहार, लातेहार में इमरजेंसी सेवा को छोड़कर सभी अस्पतालों की सभी सेवाएं बंद कर दी गई हैं। जमशेदपुर से मिथिलांचल अब रेल के जरिए सीधे तौर पर आज से जुड़ गया है। टाटा से जयनगर के लिए साप्ताहिक ट्रेन शुरू हो गई है। टाटानगर रेलवे स्टेशन से जमशेदपुर के सांसद विद्युत बरन महतो और जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय ने इस नई ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बीजेपी सांसद विद्युत बरन महतो ने कहा कि 10 साल से इसकी मांग हो रही थी और अब जाकर ये पूरा हुआ है। टाटानगर से ये ट्रेन हर शुक्रवार शाम 6:50 को रवाना होकर शनिवार सुबह 11:30 बजे जयनगर पहुंचेगी, जबकि डाउन ट्रेन शनिवार शाम 7:30 बजे रवाना होकर रविवार सुबह 11:30 बजे टाटानगर पहुंचेगी। टाटानगर से जयनगर जाने वाली 18119 नंबर की ट्रेन मुझे लगता है कि भारत के किसी भी हिस्से से अधिक उपयोगी ट्रेन है। इससे न केवल बिहार का बड़ा हिस्सा पूरा मिथिलांचल जुड़ेगा, बल्कि नेपाल का भी एक हिस्सा इससे जुड़ेगा और लाभान्वित होगा। लगातार इसमें करीब 8-9-10 साल से हम लोग प्रयास कर रहे थे कि यार कनेक्टिविटी नहीं रहने के कारण हम लोग सोचते थे रोड और कम से कम रेल से जोड़ दिया जाए, ताकि लोगों के आगमन से किसी तरह दिक्कत नहीं हो। तो पिछली बार मैंने मंत्री जी से कहा कि भाई लगभग अभी सभी ट्रेन चला दिए, 2 ट्रेन मेरा रुक दिया, एक जयनगर और एक जयपुर। तो उन्होंने कहा कि जयनगर हम करते हैं। तो फिर तुरंत ट्रैफिक वगैरह को बुलाया हो, बुलाने के बाद जितना उसका टेक्निकल ग्रुप है वो लोग बोला सर चल सकता है, कहीं दिक्कत नहीं। सोमवार को रक्षाबंधन का त्योहार है, लिहाजा स्कूली बच्चों ने स्कूल में आज ही रक्षाबंधन का त्योहार मना लिया। मुंगेर के स्कूलों में भी छोटे छोटे बच्चों ने रक्षाबंधन का त्योहार स्कूल में ही आज ही मनाया। चूंकि कल रविवार है और उसके अगले दिन रक्षाबंधन की छुट्टी है, लिहाजा बच्चों ने आज ही अपने अपने स्कूलों में रक्षाबंधन का त्योहार मनाया। Today we are celebrating pre-Raksha Bandhan celebration for the nursery section और हम लोग बच्चों को इसकी वैल्यू समझाना चाहते हैं। जो फेस्टिवल हम लोग मनाते हैं उसका वैल्यू क्या है उनके लाइफ में, हमारे लाइफ में। मम्मी ने मामा को बांधी, बुआ ने पापा को बांधी, भाई दूर देश से चलकर बहना का उपहार लाया, राखी का त्योहार आया, ढेरों खुशियाँ प्यार लाया। गोपालगंज में 1 साल के बच्चे को अगवा कर लिया गया है। 24 घंटे बीत जाने के बाद भी अब तक बच्चे का किसी तरह का कोई सुराग नहीं मिल पाया है। परिजनों को अनहोनी का डर सताने लगा है और रो रो कर बुरा हाल हो रहा है।
आपको बता दें कि मीरगंज थाना के बरईपट्टी का यह पूरा मामला है। परिजनों के मुताबिक उनका बेटा अपने घर के सामने खेल रहा था। इसी दौरान एक बाइक पर सवार 2 अपराधियों ने दिन दहाड़े घर के सामने से खेल रहे मासूम बच्चे को गोद में उठाकर फरार हो गए। वारदात के बाद देर से मौके पर पहुंची पुलिस की टीम के खिलाफ परिजनों के साथ साथ गांव के लोगों का आक्रोश दिखा। हालांकि मौके पर पहुंची मीरगंज पुलिस ने 24 घंटे में अगवा बच्चे की बरामदगी का आश्वासन देकर जाम को हटाया, लेकिन अब तक अगवा बच्चे का कोई भी पता नहीं चल सका है। कल हमारे बच्चे को 1 बजे से अपहरण करके तो आगे बाइक वाले लेके चले गए। यहीं पे खेल रहा था हमारा बच्चा, भतीजा था हमारा, 1 साल का था। यहाँ से आके 6 साल की छोटी सी लड़की थी, उसके लेके चले गए वही। तो खबर दिन भर में फिलहाल इतना ही। बिहार, झारखंड समेत देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहे 99 न्यूज के डिजिटल पेज पर। 99 न्यूज के इस डिजिटल पेज को फॉलो करें, लाइक करें और शेयर जरूर करें।